हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3 कराऊंगी। पार्ट 1 एंड 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी क्विटेंट बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एटीपी की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम वो होता है जिसमें जब हम सांस लेते हैं और जितनी भी हम गैसेस बॉडी के अंदर लेते हैं और जितनी भी गैसेस बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसी को ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 500 ml होती है। बात कर लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इसकी वैल्यू 3000 होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जब हम गहरी सांस लेते हैं और जितनी भी हम हवा लेते हैं उसी को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन यानी कि डीप इंस्पायरेशन। बात कर लेते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, यानी कि जितनी हवा हम फेफड़ों में से फोर्सफुली बाहर निकालते हैं उसी को ही हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू 1100 ml होती है। अब नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 ml होता है। रेजिडुअल मीन्स जो भी हम फोर्सफुली तरीके से फेफड़ों से गैस को निकालने के बाद जो फेफड़ों के अंदर गैस बची रह जाती है उसी को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब हम वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो 4600 होती है। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो है 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3000 ml एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1100 ml, यानी कि टोटल जो वाइटल कैपेसिटी है वो है 4600 ml, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5800 ml होती है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि 4600 ml प्लस 1200 ml is equal to 5800 ml. Amount of gases present in lungs during deep inspiration, यानी कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसमें टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5800 ml होती है। अब बात कर लेते हैं PCO2 यानी कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर की और पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर की। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। सबसे पहले ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर गया और पार्शियल ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें प्लाज्मा के अंदर ओनली 3% होती है ऑक्सीजन
और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन 97% होती है। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। ब्लड प्लाज्मा में 7% होती है कार्बन डाइऑक्साइड और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होती है और 23% कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की। देखिए, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन इंस्पायरेशनल फिनोमिना, यानी कि अब हम हेम्बर्ग फिनोमिना के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, exchange of oxygen and carbon dioxide in inspiration is called chloride shift और हेम्बर्ग फिनोमिना। इसे हम कहते हैं हेम्बर्ग फिनोमिना। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू सेल। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी वॉल के थ्रू आरबीसीज में पहुंचती है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में HCO3 में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि HCO3 एंड HCO3 एंड H आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये HCO3 एंड H आयन जो होते हैं वो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन आरबीसीज के थ्रू टिश्यू सेल्स में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी बीच में प्लाज्मा से क्लोरीन आयन ट्रांसफर कर दी जाते हैं आरबीसीज में। इसी को ही हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेम्बर्ग फिनोमिना और क्लोराइड शिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। दिस इज कैपिलरी वॉल। सबसे पहले ऑक्सीजन कैपिलरी वॉल से होते हुए आरबीसी में पहुंचती है। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के HbO2 एंड H आयन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये HCO3 और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर दी जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 90% होता है, 97% होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 97% इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के 4 अणु पाए जाते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन HbO2 का होल 4। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व की, यानी कि सिग्मॉइड कर्व की। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मॉइड कर्व। अब हमने एक लाइन ड्रॉ की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस इज PO2 यानी कि पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और हाइड्रोजन आयन का प्रेशर बढ़ जाता है और कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इधर
इस साइड में शिफ्ट हो जाता है। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, इससे कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं RQ यानी कि रेस्पिरेटरी इक्विटेंट की। रेस्पिरेटरी इक्विटेंट का फार्मूला होता है रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टेकन ऑक्सीजन। देखिए, रेस्पिरेटरी इक्विटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1, रेस्पिरेटरी इक्विटेंट ऑफ प्रोटीन इज लेस देन 1, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोटीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेस होती है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं RQ ऑफ फैट की, यानी कि रेस्पिरेटरी इक्विटेंट ऑफ फैट की। ये लेस देन 1 होता है, यानी कि 0.7 होता है। RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि रेस्पिरेटरी इक्विटेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज मोर देन 1, यानी कि 1.3 to 1.8 होता है। अब बात कर लेते हैं केम प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेटरी इक्विटेंट होता है। केम प्लांट में इन नाइट में रेस्पिरेटरी इक्विटेंट 0 होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेटरी इक्विटेंट होता है वो 0 होता है और मैच्योरिंग फैटी सीड्स का जो रेस्पिरेटरी इक्विटेंट होता है वो 1 से ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स का जो RQ होता है वो मोर देन 1 होता है। ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड का जो रेस्पिरेटरी इक्विटेंट होता है वो मोर देन 1 होता है। मैलिक एसिड का 1.33 होता है और ऑक्सैलिक एसिड का मोर देन 1, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स का जो RQ रेट होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए आप NCERT की बुक को फॉलो करते रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो भी आपको वीडियो के कंसर्न में आपको पूछना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।